हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे समुद्री बीमा के संबंध में निम्न प्रकार की शर्तों के संबंध में। पहला, हानि हुई या नहीं हुई। जहाज जब बंदरगाह से चल देता है और वस्तु में बीमा की कार्रवाई जहाज के बंदरगाह छोड़ देने के पश्चात की जाती है, तो इस स्थिति के कारण कि वस्तु जब जहाज बंदरगाह छोड़ दिया तो क्षति हुई है नहीं हुई है, वस्तु खोई है नहीं खोई है, इसके संबंध में जानकारी कर्ता या धारक दोनों में से किसी को भी नहीं होने के कारण बाद में की गई बीमा भी कर्ता को वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन बनाती है। दूसरा, पर और से वाक्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, से अर्थात अलग होना। जहाज जब बंदरगाह पर सामान लाद कर चल देता है अर्थात बंदरगाह से अलग हो गया, तो वैसे स्थिति में कर्ता का जोखिम प्रारंभ माना जाता है। और बीमा पत्र में पर एवं से दोनों वाक्य सम्मिलित होने की स्थिति में जहाज जब बंदरगाह से चल दिया और गंतव्य स्थल पर तय किए गए बंदरगाह पर पहुंच गया, उस वक्त तक कर्ता के जोखिम प्रारंभ मानी जाती है। और माल के गंतव्य स्थल पर सुपुर्द किए जाने तक कर्ता की जवाबदेही मानी गई है। यदि वस्तु में क्षति होती है तो कर्ता के द्वारा क्षति की जानी चाहिए। तीसरा, स्पर्श एवं टिकाऊ। जहाज पर माल लाद दिए जाने के पश्चात जारी किए जाने वाले बीमा पत्र में जहाज के यात्रा संबंध में पूर्ण विवरण दिया गया होता है। जहाज किस मार्ग से जाएगा, किस रास्ते का उसे अनुसरण करना है, किन किन बंदरगाहों से होकर उसे गुजरना है और किस बंदरगाह पर उसे कितनी अवधि तक रुकना है। इन सब बातों की पूर्ण विस्तृत जानकारी बीमा पत्र में वर्णित की गई रहती है। और किसी परिस्थितिवश यदि जहाज मार्ग से विचलित हो जाता है या दिए गए बंदरगाह को छोड़कर किसी अन्य बंदरगाह पर रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में मार्ग विचलन या अन्य बंदरगाह पर रुकने के कारण कर्ता अपने दायित्व से मुक्त होने का अधिकार रखता है। इसके बाद वाद एवं प्रयास। इस प्रकार के वाक्य बीमा पत्र में सम्मिलित होने के कारण प्रयास अर्थात कोशिश धारक के द्वारा बीमित की जाने वाली वस्तु के संदर्भ में धारक का यह कर्तव्य माना जाता है कि वह बीमा की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात भी स्वयं के द्वारा बीमा में सम्मिलित की गई वस्तु के संदर्भ में उतना प्रयास करेगा जितना एक बिना बीमा लिए हुए व्यक्ति के द्वारा वस्तु की सुरक्षा के संबंध में प्रयास किया जाता है। अर्थात कर्ता के द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम के संबंध में कमी करने के लिए प्रत्येक प्रयास धारक के द्वारा किया जाना चाहिए। धारक के द्वारा इस प्रकार के किए जाने वाले प्रयास में होने वाला व्यय भी कर्ता के क्षतिपूर्ति के दायित्व के अंतर्गत आता है। और तब वस्तु में क्षति होने पर यदि किसी परिस्थितिवश कर्ता द्वारा इनकार कर दिया जाता है, तो धारक को यह अधिकार होता है कि वह उसके विरुद्ध न्यायिक वाद लाए और उसे क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु बाध्य करे। नेक्स्ट, लापरवाही वाक्य। लापरवाही, असावधानी अर्थात इस प्रकार के वाक्य बीमा पत्र में सम्मिलित होने के कारण धारक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह
वस्तु में उत्पन्न होने वाले जोखिम से संबंधित प्रत्येक प्रकार की सूचना कर्ता को दे और कर्ता द्वारा धारक को बीमित की जाने वाली वस्तु के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रकार के जोखिम का भी बीमा किया जाता है, जो धारक के नियंत्रणाधीन नहीं मानी जाती है, जिससे बचाव करने का धारक को कोई विकल्प नहीं होता है। जहाज पर माल लाद कर जहाज जब बंदरगाह छोड़ देता है तो आग से, त्वरित विस्फोट के द्वारा, मशीनरी ब्रेकडाउन से, नाविक कर्तव्य भंग के द्वारा, माल की प्रकृति में परिवर्तन के द्वारा या समुद्री पानी के जहाज में प्रवेश कर जाने से उत्पन्न होने वाली क्षति विशिष्ट हानि मानी जाती है। और इस प्रकार के वाक्य बीमा पत्र में सम्मिलित होने के कारण विशिष्ट हानि का भी बीमा कर्ता के द्वारा किया जाता है। इसके बाद चालू वाक्य। बीमा पत्र में इस वाक्य के सम्मिलित होने के कारण धारक द्वारा यदि अवधि बीमा पत्र लिया जाता है और वस्तु के गंतव्य स्थल पर पहुंचने से पूर्व यदि वह अवधि समाप्त हो जाती है तो शेष यात्रा के संबंध में धारक द्वारा सूचना कर्ता को देकर उस बीमा पत्र को पुनः चालू करवाया जा सकता है। इसे ही चालू वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट, जहाज के टक्कर के संबंध में, अर्थात दो स्वामियों के जहाज के बीच टक्कर होने की स्थिति में गलती सिद्ध हो जाने पर संबंधित जहाज के बीमित कंपनी के द्वारा दूसरे जहाज को हुई क्षति की संपूर्ण पूर्ति की जाती है। सिस्टरशिप वाक्य। एक ही स्वामी के एक से अधिक जहाज होने की स्थिति में उन जहाज को एक दूसरे का सिस्टरशिप कहा जाता है और ऐसी परिस्थिति जब इस प्रकार के दो जहाज आपस में टकरा जाते हैं तो क्षतिग्रस्त होने वाले जहाज पर लादे गए माल के स्वामी को क्षति पहुंचाने वाले जहाज के कंपनी के विरुद्ध वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्य रूप में दो विभिन्न कंपनी के जहाज के बीच टक्कर होने की स्थिति में प्राप्त होते हैं। और लास्ट, परित्याग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्याग करना अर्थात छोड़ देना। तो इस प्रकार के वाक्य बीमा पत्र में संलग्न होने के कारण धारक और कर्ता दोनों का यह कर्तव्य होता है कि वह बीमित होने वाली वस्तु में जोखिम को कम करने के लिए प्रत्येक प्रयास करें, प्रत्येक उपाय करें और इस प्रकार के किए जाने वाले स्वतंत्र कार्यों से एक के अधिकार एवं दायित्व पर दूसरे के अधिकार एवं दायित्व से किए जाने वाले कार्य के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात बिना दूसरे के अधिकार एवं दायित्व को प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से जोखिम को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित समुद्री माल बीमा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर्स द्वारा 3 प्रकार के क्लॉजेज जारी किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लॉज ए, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लॉज बी और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लॉज सी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लॉजेज के अंतर्गत आवृत एवं अपवर्जित किए जाने वाले जोखिम निम्न माने जाते हैं।
पहला, कार्गो क्लॉज ए द्वारा आवरित किए जाने वाले जोखिम, इसे सर्व जोखिम पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बीमा पत्र में किए गए संपूर्ण प्रावधान के साथ भविष्य में घटित होने वाली घटना के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रत्येक जोखिम का भी बीमा किया जाता है। दूसरा, कार्गो क्लॉज बी, इसके अंतर्गत आवरित किए जाने वाले जोखिम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के जोखिम एवं विशेष प्रकार के हानियों का बीमा किया जाता है। विशेष प्रकार के जोखिम, अग्नि या विस्फोट के द्वारा उत्पन्न हुई हानि। दूसरा, जहाज के यात्रा के दौरान धंस जाने से, उलट जाने से उत्पन्न हुई हानि। तीसरा, जहाज के किसी बाह्य पदार्थ से टकरा जाने के कारण उत्पन्न हुई हानि। नेक्स्ट, जहाज के माल में भूकंप या तड़ित के कारण उत्पन्न हुई हानि। और लास्ट, माल के परिस्थितिवश किसी संकटग्रस्त बंदरगाह पर उतारने के कारण उत्पन्न होने वाली क्षति विशिष्ट प्रकार की जोखिम मानी जाती है। विशिष्ट हानि, सामान्य औसत हानि। दूसरा, पोत के पटल की धुलाई करने के कारण उत्पन्न हुई हानि। तीसरा, पोत के पटल, संभारण स्थल, मशीनरी स्थल, कंटेनर, लिफ्ट वैन में समुद्री जल के प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होने वाली हानि। माल के चढ़ाने उतारने के क्रम में गिर जाने के कारण उत्पन्न हुई हानि। इन सभी प्रकार की हानियों को विशिष्ट हानि माना गया है और कार्गो क्लॉज बी के द्वारा विशिष्ट जोखिम एवं विशिष्ट हानि का बीमा किया जाता है। कार्गो क्लॉज सी, इसके अंतर्गत दो प्रकार के परिस्थितियों का बीमा किया जाता है। पहला, साधारण औसत हानि और दूसरा वह परिस्थिति जब यात्रा के दौरान सुरक्षा के संबंध में माल का जहाज से फेंक दिए जाने से उत्पन्न होने वाली हानि। इन दो प्रकार की हानियों का बीमा कार्गो क्लॉज सी के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्देशीय समुद्री परिवहन से संबंधित अपवर्जित किए जाने वाले जोखिम। इसके अंतर्गत अपवर्जित किए जाने वाले जोखिमों को सामान्यतया आवरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन निम्न प्रकार के जोखिम हैं जिन्हें धारक के द्वारा अतिरिक्त प्रतिफल का भुगतान कर कर्ता से उसे आवरित करवाया जाता है। युद्ध, हड़ताल, उपद्रव इत्यादि। इन्हें आवरित करवाने हेतु धारक के द्वारा अतिरिक्त प्रतिफल का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। अंतर्देशीय परिवहन से संबंधित क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी, इन तीनों को समुद्री बीमा परिवहन से संबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लॉज ए, कार्गो क्लॉज बी और कार्गो क्लॉज सी के संबंध में शर्त, अनुबंध, आवरित एवं अपवर्जित किए जाने वाले जोखिम एवं अन्य वैसी परिस्थिति जो समान मानी जाती है के संबंध में एक दूसरे को पूर्णतया समान माना जाता है। अंतर्देशीय परिवहन क्लॉज एवं समुद्री परिवहन क्लॉज के मध्य एक अंतर माना जाता है जो अखिल भारतीय प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए गए रेल एवं सड़क
क्लॉज के अंतर्देशीय परिवहन क्लॉज में जोड़े जाने के कारण उत्पन्न होता है। अंतर्देशीय परिवहन से संबंधित क्लॉज के लिए 3 प्रकार की बीमाएं जारी की जाती हैं: सार्वजोखिम, माल परिवहन एवं अग्नि। सार्वजोखिम से संबंधित कार्गो क्लॉज ए, माल परिवहन से संबंधित कार्गो क्लॉज बी और अग्नि के संबंध में कार्गो क्लॉज सी जारी किया जाता है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत समुद्री बीमा में किए गए संविदा को अभिव्यक्त अनुबंध के द्वारा अंतर्देशीय भूमि से संबंधित उत्पन्न होने वाली जोखिम से, जो समुद्री परिवहन के समानांतर हो, आनुषंगिक हो, धारक को सुरक्षा प्रदान करने की सीमा तक विस्तारित किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में यदि वस्तु रेल, सड़क, वायु मार्ग द्वारा भेजी जा रही हो और समुद्री परिवहन भी उसमें सम्मिलित हो, तो उसे समुद्री बीमा के अंतर्गत माना जाता है। अवधि बीमा संबंधित शर्त यदि बीमा पत्र में उल्लिखित हो तो माल के जहाज पर चढ़ाने के पश्चात जहाज द्वारा बंदरगाह छोड़ने से लेकर गंतव्य स्थल पर माल को सुपुर्द करने तक कर्ता दायित्वाधीन माना जाता है। रेल, सड़क, वायु मार्ग द्वारा माल भेजे जाने के संदर्भ में अधिकतम छूट की सीमा 7 दिन मानी गई है। 7 दिन के अंदर माल सुपुर्द करने तक कर्ता दायित्वाधीन माना जाता है। माल के गंतव्य स्थल पर सुरक्षित रूप में पहुंचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी कर्ता की मानी जाती है। That's all.